नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर पूर्वी लोकसभा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तर पूर्वी लोकसभा के मंत्री राजू बंसल जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजू बंसल जी, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है धन्यवाद कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है सर, भाजपा से जो जुड़ा हुआ, कैसे और कब से है? एक्चुअली क्या है कि जी हमारा परिवार शुरू से ही आरएसएस विचारधारा से बिलोंग करता है। और हमारी मदर जो है वो बनवासी कल्याण आश्रम के अंदर काम करती थी, मतलब उस संस्था के लिए काम करती थी जो आरएसएस की एक यूनिट है। और फादर हमारे मेन आरएसएस के साथ ही बिलोंग करते थे। जी और जो विश्व हिंदू परिषद के जो फाउंडर मेंबर हैं उनमें हमारे फादर भी रहे हैं एक। जी सर। तो उन्हीं की प्रेरणा के साथ साथ उसी के हिसाब से हम अपना काम कर रहे हैं। और उसके बाद आरएसएस के साथ साथ फिर जो अपनी बीजेपी की विचारधारा है उससे जुड़े रहे और काफ़ी समय से एक्टिव हैं बीजेपी के अंदर। उत्तर पूर्वी जिला से आपको जैसे मंत्री पद जो दिया गया है, ठीक है। तो आने वाला क्या प्लान है? आप कैसे अपने संगठन को लेकर चलेंगे? एक्चुअली दायित्व पहले मेरे पास काफ़ी दायित्व रहे हैं और पिछले 20-22 साल से किसी न किसी दायित्व पे रहा हूँ। और इस बार जो नॉर्थ ईस्ट ज़िले के अंदर जो मुझे नई जिम्मेवारी दी गई है मंत्री की, उसके माध्यम से ये हमारे को टारगेट दिया गया है कि जो कुछ नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो हमारी बहुत कमज़ोर सीटें हैं, जिसमें मलकागंज है और वजीराबाद है और भी कुछ 4-5 सीटें और भी ऐसी हैं जो बहुत कमज़ोर हैं, उसके ऊपर हमने ग्रास रूट के ऊपर काम करना है कि वहाँ से हम किस तरीके से इस आने वाले नगर निगम चुनावों के अंदर हम एक जीत की तरफ आकर्षित हों और जीत को में कन्वर्ट कर सकें उन सीटों को। उसके लिए ही इन्होंने एक अच्छी जिम्मेवारी हमारे को दी और जिसके ऊपर अभी हमने पिछले 10 दिन से वर्किंग भी शुरू करी हुई। ओके। अच्छा राजू जी, ये बताएंगे, अब जैसे कोरोना काल जब भी चला, लॉकडाउन हुआ 23 मार्च को, वैश्विक महामारी आज भी जारी है वैसे, तो आपकी क्या सेवाएं हैं? जैसे कि इस क्षेत्र को लेकर बात करें, मलकागंज को लेकर। मलकागंज को लेकर हमने इसके अंदर लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिस्टम बनाया था। वो डिस्ट्रीब्यूशन हमने ये बनाया था, जैसे परिवार में संख्या के आधार के ऊपर हमने लोगों को एक राशन की दुकान फिक्स कर दी थी। क्योंकि खुद हम इतना बाहर निकलने में थोड़ा सा सोचा था कि किस तरह निकले किस तरह नहीं निकले, तो हमने उसकी एक रूपरेखा दूसरी तैयार करी थी कि जिससे लोगों की सेवा भी की जा सके और काम भी किया जा सके। उसके लिए हमने एक अपनी टीम बनाई और उस टीम को हमने बाज़ारों में छोड़ा। डोर टू डोर हमने सर्वे कराया, कुछ लोगों के मैसेज आए, फिर बाद में हमने अपने फ़ोन नंबर लोगों को डाइवर्ट किए। उनके माध्यम से फिर हमने एक राशन की दुकान फिक्स कर दी थी कि 4 आदमियों के लिए इतना राशन, 6 आदमियों के लिए इतना राशन, 10 आदमियों के लिए इतना राशन। उस सिस्टम को हमने कंटिन्यू रखा। उस माध्यम से कम हमने 250 से 300 परिवारों को राशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया और कुछ कैश का डिस्ट्रीब्यूशन किया जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे। सर, इस कोरोना संकट में आप देख रहे हैं कृषि बिल को लेके, अब ये 13-14 दिन से जो किसान धरने में बैठे हुए हैं, इसको लेके आपकी क्या राय है? क्या एमएसपी वापस होनी चाहिए या उनकी जो मांगे हैं जो होनी चाहिए पूरी उनकी? देखो, किसानों की जो मांगे हैं वो उनके हिसाब से जायज़ हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने जो एमएसपी को लेके जो डिसीजन लिया है ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और तीनों कानून ही किसानों के फेवरिंग कानून है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि जिसमें किसान को नुकसान हो। पिछले 50-60 सालों से आप देखो जो देश के अंदर किसानों का हालत ख़राब कर रखी है या उनका शोषण होना है, उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि उनको उनके हिसाब से वैल्यू नहीं मिलती है। लेकिन किसानों की भी एक मांग जायज़ है कि भाई हमारी को जो एमएसपी है इसकी कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन होनी चाहिए। उसके लिए भी कल रात को हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि जो आपकी एमएसपी है इसके ऊपर हम कहीं ना कहीं रिटर्न में भी आपको एग्रीमेंट देने को तैयार हैं। और मुझे उम्मीद लगती है कि इसका समाधान निकलेगा इसके अंदर। और जो किसान हड़ताल या धरना ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देखो कि कितनी क्वांटिटी है या कितने लोग हैं जो इस धरने के अंदर शामिल हो रहे हैं उनकी। और एक टोटल पॉपुलेशन के 80 करोड़ के आसपास की जो जनसंख्या है जो कि खेती के ऊपर निर्भर है, किसान है। और जो प्रदर्शन करने वाले हैं वो मुश्किल 40-45-50 हज़ार आदमी है मुश्किल से। तो इसका मतलब सारे किसान इनके साथ नहीं हैं। ये तो एक तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है अपोजिशन के द्वारा, जिनका अपना ज़मीनी आधार ख़त्म हो गया है और वो सोचते हैं किसी तरीके से इनके माध्यम से कुछ आधार बनता है तो राजनीति में कहीं स्टैंड मिले। बाकी तो कुछ इसमें ऐसा दिखता नहीं मुझे। सर, मलकागंज में इस वक्त हम आपके मौजूद हैं, यहाँ की क्या क्या बेसिक समस्या बनी हुई है? यहाँ की जो बेसिक समस्या सबसे बड़ी तो पानी की समस्या बहुत जा रही है, सीवरों की समस्या बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से जो पेंशन मिलती थी वो इस समय काफ़ी समय से रुकी हुई है। और पानी की तो समस्या इतनी बुरी है कि अगर सुबह का आप 1 घंटे 1.5 घंटे पानी आता है, शाम को 1.5 से 2 घंटे पानी आता है। 1-1.5 घंटे के अंदर 30 मिनट का पानी ऐसा होता है कि उस पानी को आप पी नहीं सकते, ऐसा लगेगा कि टोटल सीवरेज पानी है। विधायक का कोई रोल नहीं इस क्षेत्र में? तो विधायक का रोल है, विधायक ने अब काम थोड़ा बहुत शुरू किया है, उसको कॉरपोरेशन के चुनाव आते दिखाई दे रहे हैं तो उसने काम शुरू किया है, सड़कें बनवाना थोड़ा शुरू किया है। लेकिन
सड़कों की आप क्वालिटी ऑफ मटेरियल आप चेक कर लो, अगर वो 6 महीने 8 महीने भी पहली और दूसरी बारिश में ख़राब ना हो जाए जी। तो फिर आपको सामने दिखाई देगा किस तरह का काम वर्किंग कैपेबिलिटी है। और काउंसलर कैसा रोल था साफ सफाई को लेकर बात करें? काउंसलर का तो मिलना ही बहुत मुश्किल है, वो तो उसकी जो रूपरेखा है काउंसलर की, यहाँ पे आप देखो उनके होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं, एक ऑफिस बना हुआ है जिसकी समस्या आके मिलो 24 घंटे में समाधान निकालेंगे। लेकिन आप कॉरपोरेशन की समस्या देख लो, आपने मेरी गली के अंदर एंटर किया, गली के एंटर के बाहर ही कम से कम आपको इतना कूड़ा मिलेगा कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो काउंसलर की रूपरेखा है, वो काम करने की जो कार्यशैली है वो कैसी है कैसी नहीं। तो जनता को क्या इस बार मूड ऐसा चेंज करने का मलकागंज से? बिल्कुल, इस बार मलकागंज के अंदर लोग आम आदमी पार्टी से भी दुखी हैं और कांग्रेस के विधायक निगम पार्षद से भी दुखी हैं। और इस बार जो मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है मलकागंज कॉरपोरेशन जो है बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। उसका रीज़न यही है क्योंकि दोनों पार्टी की वर्किंग कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रही है जिस हिसाब से लोगों ने इनसे आशाएं रख के इनको जिताया था। तो जनता ने वो दोनों पार्टियों को परख लिए। अब जैसे पार्टी आपको मौका देती है राजू जी, तो आपकी कोई इच्छा है आगे चुनाव लड़ने की? नहीं, देखो मेरी इच्छा तो चुनाव लड़ने की नहीं है, मेरी इच्छा तो एक सामाजिक सेवा और एक राजनीतिक सेवा करने की शुरू से ली, क्योंकि हम एक आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और इसी की वजह से जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसके अंदर एक रोल ये दिया गया है कि जो जो हमारी कमज़ोर सीटें उन सीटों के ऊपर हमने क्या वर्किंग करनी है, उसके माध्यम से मुझे इन्होंने कुछ और भी एक्स्ट्रा प्रभार दिया नॉर्थ ईस्ट के अंदर कि जिसके रूप में हम काम कर रहे हैं। सर यहाँ के जो सांसद है उनका कैसा रोल है? मनोज तिवारी जी यहाँ के सांसद हैं। मनोज तिवारी जी का तो रोल बहुत अच्छा है। रोल अच्छा होने का कारण क्या है कि उनकी क्षेत्र के अंदर आवाजाही तो कम होती है लेकिन पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी बहुत है। इन्होंने यहाँ पर 5, 7, 10 लोगों को ऐसा बिठा रखा है कि जो अगर किसी को कोई समस्या है, परेशानी है, वो उनके माध्यम से मनोज जी के पास चले जाते हैं, मिले आते हैं और उनसे बात होती है, उनकी समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालते हैं। पीछे एक सोनकर समाज है, इसके अंदर भी एक मंदिर की वर्किंग चल रही है, वो भी मनोज तिवारी जी के फंड से ही चल रही है क्योंकि इस एरिया के अंदर सोनकर समाज के अंदर कोई मंदिर नहीं है। तो 18 से 20 लाख रुपए का बजट है, लेकिन वो 2-2.5 महीने से काम रुका हुआ है, किसी कारणवश कोरोना के बाद एक रूटीन में नहीं आ पाया। और मुझे उम्मीद है कि वो पिछले 10-15 दिन के अंदर फिर दोबारा रूटीन में आ जाएगा। सर आदेश गुप्ता जी दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कैसा लग रहा है? दिल्ली कितना संगठन मजबूत हो रहा है? देखो मनोज जी के समय जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, जब भी संगठन मजबूत हुआ था, दोनों के कार्यशैली में बहुत फ़र्क है। मनोज जी की जो कार्यशैली थी वो एक अलग तरीके की थी, आदेश जी की जो कार्यशैली है वो एक आरएसएस से बिलोंग करती है। जी सर। तो उसका जो हमारे को फ़ायदा ये होता है कि हमारी एक आरएसएस की जो परंपरा थी और आदेश जी की जो आरएसएस की परंपरा थी, उसको हमारे को कोऑर्डिनेशन में या एक दूसरे के समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा। तो उनके साथ एक मुझे लग रहा है कि दिल्ली इस बार हम कॉरपोरेशन बहुत अच्छी तरीके से जीतेंगे। और कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने मलकागंज क्षेत्रवासियों को? वैश्विक महामारी आज भी जारी है, तो इस वैश्विक महामारी से बचाव के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? नहीं, ये देना चाहते हैं जी, एक तो मास्क का इस्तेमाल करें, जो मोदी जी बार बार कहते हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसका आप नियमित रूप से पालन करें। जब तक वैक्सीन नहीं आती है, जब तक एक डिस्टेंस बना के चलें। और सामाजिक लोगों से, जो आज की टाइम में भी कई लोग ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत परेशानी, जिनकी नौकरी चली गई है, अगर आदमी उनकी किसी भी रूप में कोई हेल्प कर सकता है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, तो हम लोगों को उसमें बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। धन्यवाद आपका राजू जी। तो ये हमारे सीधी बात राजू बंसल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।